हेलो एवरीवन। सो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे और उसमें भी हम क्या डिस्कस कर रहे थे अबाउट द माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड द मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमने ये चीज़ देखी थी कि पहले जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पूल थे, है ना। इनसॉल्युबल पूल में मेनली क्या होते हैं कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट, ठीक है। और मैक्रोमोलिक्यूल्स हमने किसको कहा था, जिनका वेट जो है 1000 से लेकर 10,000 डाल्टन के बीच में है, ठीक है। और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि जनरली जो एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं, ठीक है, उसका वेट हमने क्या कहा था कि 1000 से नीचे होता है। ओके, अब आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्चुअली क्या होता है कि 1000 से ऊपर वेट वाले होते हैं, 1000 डाल्टन से। लेकिन लिपिड्स जो होते हैं वो ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते क्योंकि उनका वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता। वो तो बस जब हम सेल वॉल को रप्चर करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स तो लिपिड उनका कंपोनेंट होते हैं। सेल वॉल रप्चर होकर वेसाइकल्स को बना लेती है जो कि क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में आ जाते हैं। ओके, अदरवाइज लिपिड ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। अब हम आगे चालू करते हैं कि लिपिड्स तक की बात तो ठीक है, हमने आगे भी न्यूक्लियोटाइड, बेस, फैटी एसिड, ये सब मॉलिक्यूल्स या इन सब सब्सटेंसेस को क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज हम और दूसरे सब्सटेंसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि आई एम नाउ इन दिस चैप्टर आई एम नॉट गोइंग फ्रॉम लाइन टू लाइन, है ना, क्योंकि ये चैप्टर एज आई हैव ऑलरेडी सेड के इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच फ्रॉम दी exam point of view, but yes, it is important if we if we see the basis of the biology. These are the basic concepts that people should know. डेफिनेटली जो प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंजाइम जो है, या हो सकता है प्रोटीन और उसका स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया जाए, या एंजाइम और उसके फैक्टर इफेक्टिंग एक्सेट्रा। अगर अपन इस पूरे इसमें देखें पूरे चैप्टर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटीन और जो एंजाइम वाला पार्ट है दैट इज़ ओनली मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर आपको क्वेश्चंस कभी पूछे जा सकते हैं ना। तो आज सबसे पहला जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ दी प्रोटीन्स। ओके, अब प्रोटीन्स क्या होते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। अगर अपन प्रोटीन को मैं कहूँ डिफाइन करने चले तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई ये एमिनो एसिड पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एमिनो एसिड से मिलके बनते हैं। ओके, और अपन इसको पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रोटीन्स है वो क्या बनते हैं, एमिनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। तो ये जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड को मैं ए करके लिख रही हूँ, है ना, ये जो एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉलीमर है, ठीक है, अगर पॉलीमर है मतलब बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है, तो प्रोटीन का मोनोमर कौन सा है, एमिनो एसिड्स है, ठीक है। अब ये एमिनो एसिड्स जो है वो एक दूसरे से लिंक तो होंगे तभी तो जाके एक पॉलीमर बनेगा, ठीक है। ये मोनोमर जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी तो एक पॉलीमर बनाएंगे। तो एमिनो एसिड्स क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ बॉन्ड। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से थ्रू अ बॉन्ड, ठीक है। ये जो बॉन्ड एमिनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है जिससे ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इसलिए हम प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं। ओके, हमने ये तो बता दिया कि जो प्रोटीन्स है वो एमिनो एसिड के पॉलीमर्स हैं, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि जो प्रोटीन्स हैं वो हेटेरोपॉलीमर्स हैं, ठीक है, हेटेरोपॉलीमर्स हैं। हेटेरोपॉलीमर्स मीन्स पॉलीमर का मतलब तो आप लोग समझ गए कि जो बहुत सारी
मोनोमर्स या बहुत सारे स्मॉल यूनिट से मिलके बना है, जो पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, मर मतलब यूनिट, बहुत सारे यूनिट्स, ठीक है। अब हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। ये जो बहुत सारे यूनिट्स हैं वो क्या है, सब डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही एमिनो एसिड ने मिलके सब प्रोटीन्स बना दिए, नहीं। एमिनो एसिड्स भी हमने, अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि भाई वो 21 टाइप के होते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड जो प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 21 टाइप्स के एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये 21 टाइप्स के एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोपॉलीमर। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप का ही एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन बना रहे, 21 टाइप्स होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोपॉलीमर, ठीक है। अच्छा, एमिनो एसिड्स जो है ये तो हुई प्रोटीन की बात, ठीक है। एमिनो एसिड्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं कि एसेंशियल होते हैं, ओके। जो मतलब मैं कहूँ तो अगर अपन न्यूट्रिशन बेसिस से देखें तो एमिनो एसिड क्या होते हैं, हमारी बॉडी में ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं कि एमिनो एसिड को दो में डिवाइड करते हैं, एक तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स और एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड जो है, जो हमको डाइट में चाहिए ही चाहिए बॉडी के लिए, ठीक है। एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो एमिनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद सिक्रीट नहीं कर सकती, हमको उनको डाइट के थ्रू ही अंदर लेना पड़ता है, ठीक है। वेयर एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, खुद सिक्रीट जो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, खुद फॉर्म कर लेती है, और हमको उसके लिए डाइटरी इंटेक की ज़रूरत नहीं है उन एमिनो एसिड्स की, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, दैट इज़ द एसेंशियल एंड द नॉन एसेंशियल। अब जैसे एमिनो एसिड्स इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, वैसे ही क्या होता है, प्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रोटीन्स क्या क्या फंक्शन करते होंगे, या प्रोटीन कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि जब हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। तो वो क्या है, प्रोटीन्स ही तो हैं। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और क्या करते हैं प्रोटीन्स, एंजाइम्स बनाते हैं। एंजाइम्स क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो इतना काफ़ी है कि भाई जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। प्लस ये क्या करते हैं कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ओके। जो इन्फेक्शन होता है उससे प्रोटेक्शन में भी क्या करते हैं, प्रोटीन्स हमारी हेल्प करते हैं या बॉडी की हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने ये चीज़ कही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन, इसका मतलब है हमारी बॉडी में कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो दोज आर ऑल्सो सम प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। एक और फंक्शन कह सकते हैं हम प्रोटीन का होता है कि हॉर्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन के ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। अब जो एनिमल वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोटीन है, सबसे अबंडेंस में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। और अगर हम पूरे बायोस्फीयर की बात करें, ठीक है, पूरे बायोस्फीयर की अगर हम बात करें तो पूरे बायोस्फीयर में जो सबसे कॉमन प्रोटीन है वो कौन सा है, रुबिस्को, ठीक है। उसका नाम क्या है, रुबिस्को। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सी ऑक्सीजनेस। ये जो रुबिस्को है, ठीक है,
ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, अबंडेंट प्रोटीन होता है पूरे बायोस्फीयर में, ठीक है। अब कार्बोक्सिलेज, ये क्या होता है कि मैं कहूँ तो ये इतना ही अभी जो प्रोटीन है, ठीक है, हम इसको अभी क्या करेंगे, इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ज़्यादा क्या है हमारा वर्ड टू वर्ड हम नहीं चल रहे, ठीक है। हमको अभी सिर्फ कंसेप्ट समझना है बेसिकली कि होता क्या है। अब ये जो रूबिस्को, कोलेजन प्रोटीन, ये सब हमने कह दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ये तो थी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन कि प्रोटीन बनता किससे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब अपन जो डिस्कस करेंगे दैट इज दी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपन चार तरह के कह सकते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो चार देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं अपन, ठीक है। क्या हमने क्या किया कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी, थर्ड वन इज द टर्शरी and fourth one is the quaternary. First one is the primary, second one is the secondary, third one is the tertiary and fourth one is the quaternary, ठीक है। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, या मैं कहूँ कि एक सिंपल प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि इसका सिर्फ सीक्वेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि द सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड या द पोजिशनल द द स्टडी ऑफ द पोजिशन कह दें अपन, या पोजिशनल जो नॉलेज है उसको अपन क्या बोल देंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल देंगे, ठीक है। उसको अपन क्या बोल देंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल देंगे, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब क्या हो जाएगा, एक लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रोटीन का, ठीक है। इसकी जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन होगी, इसमें जो क्या है पोजिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो क्या इंक्लूडेड होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। कौन सा अमीनो एसिड पहले है, कौन सा अमीनो एसिड बाद में है, ये सब क्या होगा, इंक्लूडेड होगा इसमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन में, ओके। अब ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये जो प्रोटीन है उसमें क्या होते हैं कि 2 एंड्स होते हैं। अगर अपन प्रोटीन के चेन को देखें तो क्या होते हैं, उसमें 2 एंड होते हैं, एक तो एन टर्मिनल, ठीक है, और एक क्या होता है सी टर्मिनल। हमको ये पता है कि जब हम एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एमिनो एसिड है ही क्या, अमीनो ग्रुप है, अटैच्ड है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, ठीक है। अमीनो एसिड में अपन ने ये चीज़ें पढ़ी थी कि जो अल्फा कार्बन है उससे क्या है, एक एसिड ग्रुप अटैच होता है, एक अमीनो ग्रुप अटैच होता है, एक आर ग्रुप होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब जिस एंड पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, उसको अपन ने एन टर्मिनल कह दिया, और जिस एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, COOH, उसको अपन ने क्या कह दिया, सी टर्मिनल कह दिया। ये तो हुआ हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। जब प्रोटीन जो ये लीनियर स्ट्रक्चर जब क्या है हेलिकल, जब क्या है हेलिक्स में अटैच्ड है, ठीक है, जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है हेलिक्स में अटैच्ड है, ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर क्या है हेलिक्स में अटैच्ड है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। when the protein chain या when the protein structure is attached in form of a helix, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और प्रोटीन्स में क्या होता है, हमेशा राइट हैंड हेलिक्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइट हैंड हेलिक्स, राइट हैंड हमारा इस साइड में होता है, तो राइट हैंड हेलिक्स ही क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में, ठीक है। अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सब क्या है कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे अपन कह सकते हैं। तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, ठीक है,
जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्या होगा, सेकंड से भी ज़्यादा उलझा हुआ होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। तो जब ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर खुद पे ही ऐसे गुथीजा हुआ हम कहते हैं, एक ऊन आपने देखा होगा है ना, जो ऊन होता है, तो ऊन जब उलझ जाता है या कोई जब धागा उलझ जाता है वो आपस में क्या होता है, रोल होके एक बॉल सी बना लेता है, ठीक है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर कहूँ तो ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन। एक अगर नॉर्मल हेलिक्स में अरेंज है, मतलब ऐसे ऐसे ही रिंग बना रहा है ये, ठीक है, नॉर्मल सिंपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उस टाइप का है तो सेकेंडरी कह देंगे। लेकिन अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर आपस में अगर गुथीजा हुआ है या उलझा हुआ है या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इस हेलिक्स से, तो हम इसको क्या कह देंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर। जब ये खुद पे ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर खुद पे ही फोल्ड होके एक वुलन बॉल टाइप स्ट्रक्चर बना ले, एक ऊन के गोले जैसा एक स्ट्रक्चर बना ले खुद ही ऐसे 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 होके, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। अब ये तो हुई कि भाई ये एक सिंगल चेन ही क्या कर रही है, आपस में ऊपर नीचे घूमे जा रही है। लेकिन जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि जब ये प्रोटीन क्या है, ज़्यादा सब यूनिट से बना हुआ है, ठीक है, एक कोई और सब यूनिट है, एक कोई और सब यूनिट है, और इनका जो एक दूसरे से अटैचमेंट है या इसका जो एक दूसरे से अरेंजमेंट है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसको हम क्या कह देते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं, ठीक है। जब भी प्रोटीन जो है वो एक से ज़्यादा सब यूनिट से बना हुआ है, ठीक है, या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है, ये एक ही चेन एक दूसरे के ऊपर रिवॉल्व हो रही है, लेकिन सपोज दो पॉलीपेप्टाइड्स चेन प्रेजेंट है, दो पॉलीपेप्टाइड अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, और वो आपस में जैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज होगी, इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये अपन इसको सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोल देते हैं क्योंकि अभी तक तो एक ही चेन ऊपर नीचे घूम रही थी, लेकिन अब दो चेन्स क्या कर गई हैं, आपस में फोल्ड हो रही है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो बात हुई प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज दी पॉलीसैकेराइड। अगेन विल ट्राई टू कट इट वेरी शॉर्ट, ओके। जितनी काम की चीज़ है उतनी आप पढ़ेंगे, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा माल मसाला है यू शुड गो थ्रू योर NCERT थरली, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो भी आपको लैंग्वेज तो याद करनी ही पड़ेगी टू मेक योर ओन नोट्स, है ना। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं आपको कोई नोट्स वगैरह नहीं लिखवा रही हूँ, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर योर बेसिक्स, ठीक है। जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, है ना, ताकि अपन और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको ज़्यादा टाइम दे सकें और इसमें थोड़ा कम टाइम लगाएं, ओके। अब ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, अगेन नाम से चलेंगे, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, फिर से, ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारे, और सैकेराइड्स मीन्स शुगर, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप समझ लो, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर समझ लो, जिसके ऊपर क्या है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स या बहुत सारी क्या है, शुगर्स अटैच्ड है या अरेंज्ड है, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो क्या होते हैं कि हमको बहुत कॉमनली बहुत जगह पे मिल जाते हैं, ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड्स का अगर मैं एग्जांपल देने चलूँ तो सेल्यूलोज, जो अपन ने ऑलरेडी सेल चैप्टर में पढ़ा था कि जो सेल्यूलोज होता है वो क्या होता है, प्लांट सेल वॉल को बनाता है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स के मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। पहली बात तो पॉलीसैकेराइड्स है क्या, पॉलीसैकेराइड्स मतलब बहुत सारे सैकेराइड्स, बहुत सारी शुगर्स, ठीक है। किससे बनी होगी, मोनोसैकेराइड्स से, है ना। पॉलीसैकेराइड्स किससे बनेगा, मोनोसैकेराइड से। बहुत सारे सैकेराइड्स एक सैकेराइड से ही तो बनेंगे, एक सैकेराइड जब आपस में एक्यूमुलेट होता रहेगा, बॉन्ड करता रहेगा, तो वो क्या बना देगा, इन दी एंड
पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब ये क्या होते हैं कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ऊपर क्या होती है, बहुत सारे शुगर्स अटैच्ड होती है या बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। पॉलीसैकेराइड्स जितना देखने में जितना सुनने में अनयूजुअल लगता है ना, उतनी ही यूजुअल इसकी प्रेजेंस है हमारी लाइफ में। जब हमने सेल पढ़ा था, तो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, सेल वॉल पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें हमने सेल्यूलोज नाम पढ़ा था। तो सेल्यूलोज भी क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। सेल्यूलोज तो अगर अपन चले तो ये कितनी ज़्यादा कॉमन चीज़ है। सेल्यूलोज हमने सेल वॉल में देखा था। जो पेपर होता है ना, जो ट्री से हमारा जो पेपर बनता है, जो पल्प होता है ट्री का, वो भी क्या होता है, सेल्यूलोज ही होता है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल और देखें पॉलीसैकेराइड्स का, तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्च। वो क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। जो स्टार्च क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी होती है। स्टार्च क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लाइकोजन। एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही क्या होता है कि स्टोर्ड मटेरियल होता है, ठीक है। ये फर्दर क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, मतलब जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और जो ग्लाइकोजन है वो क्या होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, और एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक और डिफरेंस इसमें होता है कि भाई जो स्टार्च होता है उसमें वो इट टेक्स अप I2 आयोडीन, ठीक है, और फिर ये क्या करता है, ब्लू कलर देता है, वेयर एज दीज टू डजंट डू दिस, ठीक है। ये बस थोड़ी सी एवं सी बात थी, इसमें एज सच कुछ था नहीं बहुत ज़्यादा, बट या इट वॉज मैंशनड इन योर NCERT, सो आई डिड एनीवे। तो ये हुई पॉलीसैकेराइड्स की बात, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी जैसे प्रोटीन में अपन ने कहा था कि जो प्रोटीन चेन है उसका एक एंड क्या होता है, एन टर्मिनल होता है, और एक एंड क्या होता है, सी टर्मिनल होता है। सिमिलरली अगर अपन पॉलीसैकेराइड्स को भी एक चेन की तरह इमेजिन करें, ठीक है, अगर अपन पॉलीसैकेराइड्स को भी एक चेन की तरह इमेजिन करें, तो मैं ज़्यादा डीप में स्ट्रक्चर में ना जाते हुए एक बहुत सिंपल सी बात समझाऊंगी आपको कि पॉलीसैकेराइड्स में जो राइट हैंड का एंड होता है या राइट साइड का एंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एंड होता है। वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एंड होता है, ओके। वेयर एज जो लेफ्ट साइड का एंड होता है वो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स में जो राइट हैंड साइड का एंड होता है या जो राइट एंड होता है, ठीक है, आप कभी इन चीज़ में कंफ्यूज मत होना, आप इसको इस चीज़ से याद रखना, आर और आर, ठीक है, आर से राइट और आर से रिड्यूसिंग। तो जो राइट साइड है उसको अपन रिड्यूसिंग एंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो राइट साइड का एंड होता है वहां पे क्या होता है, एक कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। राइट साइड पे क्या होता है कि एक फ्री कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कर सकता है, जो कि क्या कर सकता है कि रिड्यूसिंग एजेंट या रेडॉक्स रिएक्शन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एंड, ठीक है, क्योंकि ये एंड जो है वो एज अ रिडक्शन एजेंट या मैं कहूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है।
वेयर एज अगर अपन लेफ्ट हैंड को देखें, ठीक है, लेफ्ट हैंड को अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई फ्री कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता कि ये उसको किसी रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा सके, ठीक है, ये उसको किसी रेडॉक्स रिएक्शन में, ये वाला जो एंड है इसके पास फ्री कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप कुछ नहीं होता कि ये किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में या मैं कहूँ कि किसी रेडॉक्स रिएक्शन में क्या कर सके, ये पार्टिसिपेट कर सके। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। अब ये जो था वो ऊपर ऊपर से था अबाउट दी पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये चीज़ें कब, जब न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तो ऑलरेडी क्या करी थी, डिस्कस करी थी कि जो डीएनए और आरएनए है, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से बने हुए होते हैं, और वो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इतना तो आपको याद होगा कि जो डीएनए और आरएनए वो क्या थे, हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर थे, ठीक है। और ये क्या है, ये भी क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब ये क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, ठीक है, ये क्या हुआ है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, ओके। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए जो ये जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड के ही क्या हैं, एग्जाम्पल है डीएनए आरएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज द नाइट्रोजनस बेस, अनदर वन इज द शुगर, थर्ड वन इज द फॉस्फेट, ठीक है। हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि जो डीएनए स्ट्रक्चर्स होते हैं या ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 एंड होते हैं, ठीक है, 3 एंड होता है और क्या होता है, 5 एंड होता है। जो एंड खाली है, जहाँ पे जिस साइड की चेन पे, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या रख देते हैं, उसका नाम रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 एंड का कार्बन खाली है तो 3 एंड, उस तरफ क्या होता है, 5 एंड का कार्बन खाली होता है तो हम क्या उसका नाम रख देते हैं, 5 एंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मैं डेफिनेटली ये वापस डिस्कस नहीं करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस चीज़ को बहुत टाइम दे दिया था लास्ट क्लास में। तो ये जो 3 एंड और 5 एंड है ये क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, या जब अपन डीएनए को मैं कहूँ कि जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी भी मैं आप ये बात आएगी कि 3 एंड और क्या होते हैं, 5 एंड होते हैं डीएनए के, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में तो आप सब बेसिकली सब कुछ पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन जो स्टार्ट करेंगे दैट इज दी, मैं आपके बुक के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, है ना। न्यूक्लिक एसिड में आपको डेफिनेटली वापस डिस्कस नहीं कराने वाली हूँ क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था इन दी लास्ट टू लास्ट चैप्टर दैट इज़ दी सेल। जब न्यूक्लियस डिस्कस किया था हमने क्लियरली डिस्कस की थी ये सारी चीज़ें, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स, है ना, किसके क्या स्ट्रक्चर थे, तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मैं इतना शॉर्ट में सिर्फ यही इंट्रोडक्शन दूंगी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है दैट इज़ द डीएनए एंड द आरएनए, वो क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड से जुड़ी ऑलमोस्ट सारी बातें, उसका बॉन्ड और सब कुछ हम क्या कर चुके थे, डिटेल में उसमें डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। नाउ विल कम टू दी बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन ऑल दीज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं सॉरी,
कौन से ऐसे बॉन्ड्स है जो क्या है इन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। हमने वैसे तो बॉन्ड साथ साथ ही डिस्कस कर लिए थे इसके। सबसे पहले अपन क्या आ जाते हैं, प्रोटीन पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन में आपको पता है कि कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो कि एक साइड के अमीनो एसिड और एक साइड के कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, एन सपोज ये कार्बन है ना, ये हमारा कार्बन है, ये अमीनो ग्रुप है और ये क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इस साइड में क्या होगा, ये दूसरे वाले ये जैसे फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन का अमीनो एसिड इस साइड में होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप इस साइड में होगा। ऐसे अगर अपन लंबी चेन इमेजिन करते रहें तो ये क्या होते हैं, ये जो दो अमीनो एसिड के बीच के बॉन्ड है, ये कौन से बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है, एक कार्बन के कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में और दूसरे कार्बन के अमीनो एसिड ग्रुप के बीच में। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। प्लस इन पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड डिहाइड्रेशन से बनते हैं। इस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब सेकेंड चीज अपन ने क्या डिस्कस करी थी, पहले एक बार लिख देते हैं, प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, present between amino group of one carbon and carboxyl group of another carbon। ठीक है, सपोज अगर ये स्ट्रक्चर है COH NH2, ठीक है, NH2 कार्बन और COOH। ठीक है, अब जो दूसरी चीज हमने डिस्कस की थी दैट वाज दी पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या मतलब, पॉलीसैकेराइड क्या होता है ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। इन पॉलीसैकेराइड्स में जो मोनोसैकेराइड्स है वो किस बॉन्ड से आम जुड़े हुए थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो बॉन्ड पॉलीसैकेराइड्स में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ होता है। ये बॉन्ड क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ होता है और इसमें भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ओके, थर्ड चीज अपन ने पढ़ी थी न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कैसे होता है, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया था, है ना, लास्ट टाइम में। लेकिन इसमें कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो मेनली मेनली अगर अपन कहें तो फॉस्फोडाइस्टर, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ओके, और क्या होता है कि ये अपन एक बार स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे 12th में प्रोबेबली कि डीएनए का एक स्ट्रक्चर दिया गया था, डीएनए का एक मॉडल इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसको हम क्या कहते हैं, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, जो कि क्या है, डीएनए का सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है। ओके, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ये वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था कि ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए है वो क्या है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ऐसे 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 जो आपने देखी हो अगर कि कुछ घरों में, या घरों में नहीं तो आपने टीवी में डेफिनेटली देखी होगी कि कुछ ऐसे घूमती हुई स्टेयर्स होती है ना, जो ऊपर चढ़ने के काम आती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, सारी इमेजिन करने की कोशिश करो, है ना,
ऐसी ऐसी क्या होती है, स्टेयर्स होती है। तो वैसे ही उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वॉटसन एंड क्रिक ने क्या क्या कहा था कि जो डीएनए है वो क्या होता है, डबल हेलिक्स में प्रेजेंट होता है। डबल हेलिक्स मतलब 2 हेलिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, जो दोनों थ्रेड्स हैं डीएनए के, वो क्या होता है, एंटी पैरेलल अटैच होते हैं। मतलब अगर एक थ्रेड का एंड 3 एंड है, ठीक है, ये इधर से इधर से इधर से आके इधर खत्म हो रहा है, ठीक है, ये 5 एंड, तो इस वाले का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, 3 to 5, ठीक है, बिल्कुल क्या होंगे, एंटी पैरेलली एक दूसरे से क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ओके, अब इन एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स पे क्या होते हैं कि जो प्यूरिन्स और पिरामिडिन बेसिस थे, ठीक है, जो एडिनाइन, ग्वाइनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, रिमेंबर, ये सारे बेसिस क्या होते हैं, इस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन स्ट्रैंड्स पे क्या होते हैं, ये सारे बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर इस स्ट्रैंड पे एडिनाइन प्रेजेंट है, ओके, तो उस स्ट्रैंड पे क्या होगा, थाइमिन प्रेजेंट होगा। अगर इस स्ट्रैंड पे ग्वानिन प्रेजेंट है, ग्वानिन प्रेजेंट है, तो इस स्ट्रैंड पे साइटोसिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये प्यूरिन्स है हमारे और ये हमारे क्या है, पिरिमिडिन्स हैं। तो जो एडिनाइन जो प्यूरिन है वो क्या करता है, थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है, ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, इनको कौन जोड़ता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। वेयर एज जो ग्वानिन है वो क्या होता है, साइटोसिन के साथ कनेक्टेड होता है, और इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो आपस में ये अटैच होते हैं, ये जो डबल हेलिक्स आपस में अटैच होते हैं, ये क्या होता है, इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू होते हैं, जो कि इन पेयर्स के बीच में बनते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, बेस पेयर्स, इनको हम क्या कहते हैं, बेस पेयर्स, ठीक है। और हर एक हेलिक्स में, मतलब जैसे ये पहला हेलिक्स खत्म हुआ, ये दूसरा खत्म हुआ, ये तीसरा खत्म हुआ, हर एक टर्न से पहले क्या होता है, एक एक मैं कहूँ इसमें क्या होते हैं, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 10 बेस पेयर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये सब बेस पेयर्स एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब बेस पेयर्स आपस में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपस में टर्न लेते हैं, ये जो हेलिक्स का टर्न है ये क्या होता है, 36 डिग्री का, ठीक है। ये जो टर्न लेती है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो टर्न लेता है, ये क्या होता है, 36 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो बेसिक होता है वो क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर का। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसकी जो बैकबोन होती है, इसकी जो बैकबोन होती है वो किससे बनती है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से, ठीक है। इसकी जो बैकबोन है वो किससे बनती है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से, ठीक है। ये इसको बेसिकली क्या कर रहा है, वो ढांचा दिए हुए है, ठीक है। तो इसका जो हम क्या कह रहे हैं कि इसकी जो बैकबोन है वो किससे बनती है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से। अब ये जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, ठीक है, ये जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है और ये जो पेयर्स हैं वो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, इससे जो बेस पेयर्स हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर ही दिखा देती हूँ इसका, कि सपोज अपन ने इतने स्ट्रक्चर को क्या किया, इतने स्ट्रक्चर को अपन ने बड़ा करके देखा, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसका जो बैकबोन मिल रहा है, ठीक है, इसको किससे मिल रहा है, शुगर और
फॉस्फेट बॉन्ड से, ठीक है। इसका बैकबोन कौन बना हुआ है स्ट्रक्चर का? शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। और ये जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, इससे जो ये बेस पेयर्स हैं वो क्या है, या जो नाइट्रोजन बेसिस है वो क्या है, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली अटैच्ड है ना। ये अगर बॉन्ड है तो इससे ये जो बेस पेयर्स हैं ये क्या है, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली अटैच्ड हैं, और ये क्या है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलरली अटैच्ड हैं, और ये क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अटैच्ड है, और ये क्या है, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा डीएनए का, इसको अपन क्या बोलते हैं, बी डीएनए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बी डीएनए। और भी तरह के डीएनए होते हैं लेकिन उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, बी डीएनए बोलते हैं, ठीक है। ये तो अपना काम खत्म होता है स्ट्रक्चर वाला। अब एक फटाफट एक और चीज़ का इंट्रोडक्शन ले लेंगे। कल से हम जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज़ द एंजाइम, और उसके बारे में जितनी भी डिटेल है हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म ही कह दो, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बोला था कि वो एसेंशियल रिएक्शंस होती है जो कि हमारी बॉडी में चलती हैं, ठीक है, फॉर टू कीप द ऑर्गेनिज्म इन अ लिविंग स्टेट, ठीक है। इसमें दो तरह की रिएक्शन होती है, एक जो कि क्या करता है, सिंपल रिएक्शंस को सिंपल सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में डेवलप करता है, मतलब बनाने वाली रिएक्शंस, उनको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। और वो रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर में कन्वर्ट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। एनाबॉलिक मतलब मेड अप रिएक्शंस, ठीक है, और कैटाबॉलिक मतलब डिग्रेडेशन रिएक्शंस, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल कुछ बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स कुछ बन रहा है। एनाबॉलिक रिएक्शंस है वो हमेशा क्या करेगी, एनर्जी को कंज्यूम करेगी। जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो हमेशा एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, एटीपी के, और जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हम क्या कर सकते हैं, इस एटीपी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैटाबॉलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो एक 10 स्टेप मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसमें कि हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है हमारी स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। तो ये तो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, या इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, हमारे बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स का क्या होता है, हमारी बॉडी में टर्नओवर होता रहता है। टर्नओवर से मतलब है कि वो क्या होती है कि कॉन्स्टेंटली एक या कंटिन्यूसली एक फॉर्म से क्या होती है, दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये जो सारी रिएक्शंस होती है, जो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, इनको कराता कौन है, कैटलिस्ट, ठीक है। इनको कराता कौन है, कैटलिस्ट। या ये किसकी प्रेजेंट में होती है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। और कैटलिस्ट क्या होता है, वो एंजाइम्स, ठीक है, वो एंजाइम्स जो कि एक रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स जो कि रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करते हैं, उसका रेट बढ़ाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस जो होती है जनरली क्या होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ताकि रिएक्शंस क्या हो जाएं, फटाफट होती रहे। और हमारा बॉडी जो है वो क्या होता है, इन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, एक स्टेडी स्टेट में रहता है। हर एक जो सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, उसका क्या रहता है, एक कांस्टेंट जो होता है, हमारी कंसंट्रेशन रहती है, वो क्या रहती है, एक स्टेडी स्टेट में रहती है। वो किस वजह से रहती है, इन्हीं मेटाबॉलिज्म की वजह से। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, एक मैं कहूँ तो एक इक्विलिब्रियम नहीं पा सकता। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है कि कोई वर्क नहीं हो रहा वहाँ पे, लेकिन हमारी बॉडी तो क्या करती है, कॉन्स्टेंटली वर्क करती है इन ऑर्डर टू कीप अस लिविंग, या इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी इन दी स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से जनरली पॉसिबल होता है, इन मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से। उस बुक में एक और वर्ड लिखा है मेटाबॉलिक फ्लक्स, एंड इट मीन्स कि क्या है कि जो
रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब अपन मेनली ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है टर्नओवर का, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। बेसिक तो अपन ने क्या कर दिया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, एंजाइम्स को कंप्लीट कर लेंगे। एंड इफ थोड़ा टाइम मिला तो हम क्या है, ये जो आपकी बुक में मेटाबॉलिज्म को थोड़ा एक ट्रैफिक से कंपेयर करके बताया गया, वो भी हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।